बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयूर क्लासेस। आज हम लोग साइंस का द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि सर आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को, और बहुत दिन से हमारी क्लासेस भी नहीं हुई थी, तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग बस इतना जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होता क्या है। ओवरऑल मैं बात करूं तो आप हम लोग आज इंट्रोडक्टरी पार्ट को डील करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है ना। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सी चीजें नहीं पढ़नी है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर देखा जाए तो 3 to 4 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन है इस स्पेसिफिक चैप्टर से पूछ लेता है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमें जो इस चैप्टर में पहले पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, की केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते क्या है ना। और दूसरा जो हमें ये पढ़ना है कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, केमिकल रिएक्शंस को लिख के उसके इक्वेशंस को किस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सेकंड जो पार्ट पढ़ना है वो बैलेंसिंग पढ़नी है। थर्ड, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपको पढ़ना है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, सेकंड नंबर पे डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिर थर्ड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंड देन फोर्थ नंबर पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, एंड देन एट लास्ट जो पढ़ना है वो हमें इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि फूड को लॉन्ग टर्म तक कैसे हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करके। और उसी में रस्टिंग वगैरह का भी थोड़ा सा पार्ट जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से ही रस्टिंग होता है। तो ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर में इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन देखिए दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और चेंजेस आप कह सकते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, है ना। जैसे वाइट वाटर का आइस होना, फिर आइस का वाटर हो जाना, इस तरह से होता है, मतलब वो रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर बात करें केमिकल चेंजेस की या केमिकल रिएक्शंस की, तो वो रिवर्सिबल नहीं होते, वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब हमने कोई ओरिजिनल सब्सटेंस लिया है और उसको रिएक्ट कराया किसी चीज के साथ, और न्यू प्रोडक्ट कुछ फॉर्म होके आया है, तो फिर उस न्यू प्रोडक्ट को हम लोग उस ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं बदल सकते या कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस चीज को इरिवर्सिबल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हमें पढ़ना था। मैं वन बाय वन आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। किसी भी चीज को रिएक्ट कराते हैं, किसी भी दो सब्सटेंस को अगर रिएक्ट कराओगे तो एक तीसरा सब्सटेंस फॉर्म होके आता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। और जिस चीज को हम लोग रिएक्ट कराते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, उस चीज को रिएक्टेंट कहते हैं। जो फॉर्म होके आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं हम, है ना। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा जाए तो मैं अगर कहूं कि किसी ए सपोज ए प्लस बी कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। ए कंबाइंस विद बी एंड गिव सी, तो ये ए और बी जो है वो क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। और जो सी हमारे पास आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फाइनली केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है और जिसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होती है। केमिकल रिएक्शंस तो हम उसको तभी कहेंगे जब उसकी जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज एकदम न्यू हो। तो मैं आप लोग के वन बाय वन लिखते चल रहा हूं, और आप लोग इसको एज ए नोट्स के तौर पे लिख लेना, आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन, सो these are the processes in which new substances are formed with new properties, with new properties.
न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। अगर हमें देखिए केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, है ना। एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि एलिमेंट के एटम्स ही बदल जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। बस वो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब अगर आपको ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, हियर ओनली rearrangement of atoms take place, rearrangement of atoms of elements takes place, rearrangement of element takes place, atoms does not change into atoms of another element। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज ये Na है, सोडियम है और ये क्लोराइड है ना, क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है रिएक्ट करके NaCl देते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो मैं कहना चाहता हूँ जो Na है वो Cl के साथ कंबाइन होकर NaCl बना रहा है। ऐसा नहीं है कि Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन होकर KCl बना लेगा, ये K नहीं होगा। मैं वो चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि रीअरेंज एटम का जो है रीअरेंजमेंट होता है, वो एटम जो है बदलता नहीं है। सो दिस इज आई वांट टू से यू। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो अगर केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो दो टर्म आपको जानने मिलेगा, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। सपोज इफ आई से कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो अगर बात करें रिएक्टेंट्स की तो द substances which take part, the substances which takes part in chemical reaction are called reactants। और बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट क्या होता है, the substances which are formed after reaction as in the product form are called products। मतलब देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट होके जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। और ये जब दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट हो जाएंगे, रिएक्ट होने के बाद एक तीसरा न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों के कंबाइन होने की वजह से या रिएक्ट होने के बाद जो थर्ड सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझना चाहें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन which is present in the air gives magnesium oxide। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग मैग्नीशियम को सपोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट कहलाएंगे। ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ये दोनों हो गए रिएक्टेंट्स। और अकेले जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों को कंबाइन होने की वजह से बना है, इसको हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट। तो ये चीज होती है। देखिए अभी हम लोग इसका वर्ड इक्वेशन लिख के डील कर रहे हैं। इस स्पेसिफिक लेक्चर में, इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड इक्वेशन लिख के ही डील करेंगे। वर्ड इक्वेशन मतलब ऐसे वर्ड लिख के ही समझेंगे रिएक्शंस को। अगले वाले लेक्चर से, मतलब लेक्चर नंबर 2 से हम लोग केमिकल इक्वेशंस और उसके रिएक्शंस लिख के समझेंगे। जैसे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था कि मैग्नीशियम रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, है ना, हीट करने के बाद तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, MgO मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आप लोगों को वो जनरली मतलब समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अभी बड़े बड़े जो अगर इक्वेशंस आने लगेंगे तो आपको नहीं समझेगा।
है ना। तो इसको समझने के लिए मुझे कुछ चीजें बतानी होंगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोग का क्लियर होगा। होप आप लोग एक्चुअली ये नोट करते जाना, ये आप लोग के नोट्स के फॉर्मेट में रहेगा, है ना। और आप लोग कभी भी इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम लोग बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो है प्रोड्यूस होता है। अब देखिए मैं ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। एक्चुअली ये जो बर्न किया जाता है ना, तो ये थोड़ा सा अपने आंखों से दूर रखा जाता है ना। और बर्न करने के पहले जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करेंगे तो सैंड पेपर से उसको क्या किया जाता है, रब कर दिया जाता है, मतलब उसको साफ कर दिया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम में ऑलरेडी क्या होता है, जब वो ओपन एयर में रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन गया होता है ऑक्साइड का, है ना। तो इसीलिए उसको पहले रब कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, वहां पे रिएक्ट कर सके ऑक्सीजन के साथ जब उसको बर्न किया जाए। तो इसीलिए इस तरह से किया जाता है। और जब भी ये रिएक्शन करे थोड़ा सा अपने से एज फार एज पॉसिबल, मतलब आंखों से जितना दूर हो सके उसको रखा जाए। क्योंकि इस जब ये बर्न होता है ना तो इसकी डेजलिंग, मतलब बहुत ब्राइट, वेरी ब्राइट व्हाइट लाइट जो है इसकी फॉर्म होती है, जो आपकी आंखों के लिए नुकसान है या हार्म इफेक्ट कर सकती है आपकी आंखों को। तो ये चीज था थोड़ा सा कि हम लोग को जानना था कि मैग्नीशियम को बर्न करने में क्या क्या जो है सावधानियां हमें लेनी होती है, ठीक है। अगर बात करें, देखिए हम लोग कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस, मतलब अगर हमें जानना होगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3-4 कैटेगरी है, जो हम अगर वो केमिकल रिएक्शंस में अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, अगर वो हो रहा है, तो वी विल कम टू नो दैट या श्योर द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मतलब केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर इसको तो बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके पहले 2-3 चीजें और हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या सिर्फ साइंस के लेबोरेटरी में ही हो सकता है, क्या यही सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, डेली लाइफ में कोई एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस के? तो ऑब्वियसली डेली लाइफ में भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस का मतलब डेफिनेशन ही मैंने आपको बताया है कि वो ये ऐसे रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार जो उसकी प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई, वो उसको पहले वाले प्रॉपर्टी में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जैसे आम का पकना, एक कच्चा आम जब पक जाएगा तो पके आम को फिर कच्चा आम बनाने में नहीं हो सकता। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट व्हाट, ये डिफिकल्ट है, 100% नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कुछ एग्जांपल ऐसे डेली लाइफ की बात करें, तो इफ यू टॉक अबाउट द डेली लाइफ एग्जांपल, तो ये पहला हो जाएगा जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क। अगर दूसरा बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही, दूध से दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इफ यू टॉक अबाउट दी थर्ड, तो डाइजेशन ऑफ फूड या कुकिंग ऑफ फूड भी हो सकता है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ, डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of food. Fifth, we can talk photosynthesis, photosynthesis process. This is also chemical process, photosynthesis process. और आप ले सकते हैं respiration process in human being, या everywhere like living things. Respiration process, respiration process. Digestion, digestion. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी हो सकता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो ये जो है, ये 8 एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेकिन ये सफिशिएंट है आपके लिए। ये 8 एग्जाम्पल जो हैं वो डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शंस है ना। अब देखिए, सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खट्टा हो जाता है तो फिर वो ओरिजिनल मिल्क में कन्वर्ट करना पाना बहुत मुश्किल है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपको पता है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दूध से दही बनता है ना। और कुकिंग ऑफ फूड, जब एक बार चावल को हम लोग भात में कन्वर्ट कर देंगे तो भात का फिर चावल बनना बहुत ही मुश्किल है, आप लोगों को पता ही। और ये सारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट एक बार पक जाए, फूड जो है डाइजेस्ट हो जाए तो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस जो है हमारे एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये सारी जो है केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल में आती है, जो कि नेचुरल केमिकल रिएक्शंस है। इनको कहीं भी साइंस के लैब में करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है और ये नेचुरल है, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी तक हमने पढ़ा।
अभी जो मैं आपको बता रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो कब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या हो गया है। देखिए केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपना नेचर और आइडेंटिटी दोनों खो देते हैं, ठीक है। जैसे इंसान कभी कभी अपना कैरेक्टर खो देता है, आप लोगों को पता ही है, और जो इंसान अपना कैरेक्टर खो दे फिर वो ओरिजिनल मतलब उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि इंसान को कभी भी अपना कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, है ना। द पर्सन शुड नॉट चेंज द कैरेक्टर। तो अभी हम लोग एक मिनट, आई होप आप लोग ये लिख लिए होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस की क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, एक मिनट, ये मार्कर जो है वर्क नहीं कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक, देखिए 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हो सकता है जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी रिएक्शन को अगर हम लोग करें और गैस का फॉर्मेशन हो गया तो मान लीजिए वो केमिकल रिएक्शंस 100% जो है हो गया है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। हम लोग जानेंगे कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। बहुत बच्चों को मतलब डिफिकल्ट सा लगता है। बच्चे 12th में भी चले जाते हैं फिर भी उनको बोलेंगे कि व्हाइट पाउडर का प्रिसिपिटेट बनता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है प्रिसिपिटेट क्या होता है। आज हम उसको क्लियर कर लेंगे यहीं पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तीसरा हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें टेम्परेचर का बदलाव हो जाता है, एक तो बढ़ भी सकता है एक तो घट भी सकता है। अगर चौथा बात करें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ऑब्वियसली देयर कैन बी द चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर फिफ्थ बात करें तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब एक एक करके हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि किस रिएक्शन को, मतलब कौन से रिएक्टेंट को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो गैसेस का एवोल्यूशन होता है, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, किस क्या हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, कलर में भी चेंज, और चेंज इन स्टेट। तो एक एक करके हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है। तो बच्चों हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ड इक्वेशंस ही लिख के हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो किस रिएक्शन में जो है गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप लोग देखिए जिंक के ग्रैन्यूल्स लेंगे, जिंक के छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, जब जिंक के ग्रैन्यूल्स लेंगे और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करेंगे। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड मतलब कि जिसमें वो एसिड्स होती हैं जिनमें क्या होता है कि वाटर का जो परसेंटेज होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड में थोड़ा जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से डाइल्यूट, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना है। मतलब हमें क्या करना है, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो जिंक ग्रैन्यूल्स when mixed with dilute sulfuric acid, when zinc granules mixed with dilute sulfuric acid, then evolution of hydrogen gas, takes place। तो ये हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग मतलब वर्ड इक्वेशन ही लिख के जानेंगे। जैसे जिंक को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये जस्ट एक एग्जांपल आपको याद रखना है। इसको इस तरह भी लिख सकते थे केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस के फॉर्म में कि जिंक को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो अभी जो है ये जैसे मैं लिखूंगा तो आप लोगों को बैलेंसिंग भी बतानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बैलेंसिंग बता दूंगा, इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे, तब हम लोग इस तरह से जो है साथ साथ उसको बैलेंस करते हुए भी चलेंगे। अभी के लिए ये मैंने बता दिया है आप लोग, ठीक है। अगर दूसरा बात करें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एवोल्यूशन हो गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पहले तो प्रिसिपिटेट क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, देखो प्रिसिपिटेट कुछ नहीं होता है, ये भी एक प्रोडक्ट ही होता है। प्रोडक्ट के रूप में ही हमें मिलता है ये भी क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट के रूप में ही मिलता है। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड या obtained in solutions during chemical reaction. तो प्रिसिपिटेट कुछ नहीं होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है ना। और ये सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जाता है जब केमिकल रिएक्शंस हम लोग कराते हैं। जनरली अगर बात किया जाए तो जो प्रिसिपिटेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है। जो भी प्रोडक्ट एज अ प्रिसिपिटेट हमें एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, वो कैसा होता है? प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है। और हमें जनरली प्रिसिपिटेट कब मिलता है? जब किसी भी दो एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा पानी हो, तो जब भी हम लोग दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तब हमें जाके कहीं ना कहीं जो मिलता है उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। या किसी भी गैस को तुम लोग अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर पास कराते हो, तब हमें जो है एक प्रिसिपिटेट मिल सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट when mixed with potassium iodide when lead nitrate when mixed with potassium iodide, then lead iodide then precipitate lead iodide is formed. Lead iodide is formed. कहने का मतलब यह है, जब तुम लोग लेड नाइट्रेट को मिक्स करोगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो एक प्रिसिपिटेट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, जो कि क्या होता है? लेड आयोडाइड होता है, ठीक है। और ये कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। जनरली जो प्रिसिपिटेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। तो अब थर्ड क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? पहला हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर। थर्ड क्या था? चेंज इन कलर। तो देखिए यहाँ पे जो है ये भी एक ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं वो भी चेंज इन कलर का हो सकता है। जैसे कि ये जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होता है वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? वो कलरलेस होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है ना, तो जो ये प्रिसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड, वो येलो कलर का मिलता है। तो एग्जाम्पल ये हूबहू तुम लोग लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम एज अबव, लेकिन वहां पे बस तुम्हें मेंशन करना होगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स के तौर पे इसको रखना अपने पास। लेड नाइट्रेट when mixed with potassium iodide, then precipitate of yellow color, precipitate lead iodide is formed.
फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म। तो ये हो गया एग्जांपल। अगर चौथे की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर था, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस की ये कैरेक्टरिस्टिक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है जिनको अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हम लोग कर रहे हैं लेबोरेटरी में, साइंस के लेबोरेटरी में, तो जो ये चेंजेस अगर आपको देखने को मिल जा रहा है, जैसे गैस का एवोल्यूशन हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया, है ना, प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया या स्टेट का चेंज हो गया, तो हम लोग कह देंगे कि ये केमिकल रिएक्शन 101% हो चुका है या हो रहा है, इस तरह कह सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा चूना का, चूना क्विक लाइम, जिसको हम लोग लाइम भी कहते हैं या क्विक लाइम भी कहते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब तुम लोग उसको पानी में मिक्स करते हो, चूने को, देखो जब चूना को तुम लोग पानी में मिक्स करोगे तो बबल्स जैसा फॉर्म होता है और वो चूना और पानी जो है, चूना और पानी जो मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन हो गया रहता है एक्चुअली में वो। अगर बात करें कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड सो कॉल्ड क्विक लाइम, सॉरी हाँ क्विक लाइम व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड सो कॉल्ड क्विक लाइम मिक्स्ड with water then slaked lime, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, then कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is formed and lots of heat energy also. Calcium oxide is formed and heat is evolved देखिए जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विक लाइम को मिक्स करते हैं वाटर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम कहते हैं, वो फॉर्म होता है और साथ में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हीट इवॉल्व होगा, कहीं से भी अगर हीट इवॉल्व होता है तो वहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग जो एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पे देखिए जिस भी रिएक्शन में हीट क्या होता है, इवॉल्व होता हो, वहां पे क्या कहते हैं, वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4th पॉइंट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर 5th पॉइंट की बात करें तो 5th पॉइंट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार लिख लेना। 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन स्टेट था हमारे पास, चेंज इन स्टेट था। 5th पॉइंट की अगर बात करूं तो चेंज इन स्टेट। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स या कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। एग्जांपल अगर बात करें, कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना, इसको कहते हैं क्या, स्टेट का बदलना। देखो कैसे बदलता है स्टेट, हमें पता है जब हम लोग किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, है ना, किसी कैंडल को बर्न करते हैं, तो जो वैक्स होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और फाइनली वो मेल्ट होता है और वो लिक्विड फॉर्म में बदलता है। और जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होता है, इवॉल्व होता है, वहां से निकलता है। तो ये स्टेट का बदलना हुआ कि नहीं, मतलब जब एक सॉलिड जो मोमबत्ती थी हमारे पास, वो पहले तो सॉलिड था, जैसे ही हमने उसको बर्न किया तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वैक्स, और जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये सॉलिड जो हम लोग बर्न कर रहे हैं ये किस में फॉर्म हुआ, सॉरी गैसेस फॉर्म में फॉर्म हुआ, गैसेस के फॉर्म में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो वो गैसेस का ही तो एक रूप है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि मोमबत्ती का जलना स्टेट का बदलने का एग्जाम्पल शो करता है ना, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो पानी की तरह पिघल के वो लिक्विड में फॉर्म होता है, और मोमबत्ती जब जलती है तो वहां से कौन सा गैसेस इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। तो ये एग्जाम्पल है आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक के, मैंने एग्जाम्पल बता दिया बकायदा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन, है ना, यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन एंड ऑल्सो फॉर्म द नोट्स इन अ वेरी गुड वे। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा कहीं भी आपको नोट्स बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करना है। ये जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बस आपको ये जो है आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए कि जब आपको मन करे तब आप पलट के देख लें। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास ही है, आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब बात किया जाए कि लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लेक्चर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि
केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं और केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। उसके बाद जब हम लोग ये सारा जैसे वर्ड इक्वेशन में मैं आज लिख के बता रहा था, उसके बाद हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के भाषा में बात करेंगे और उसको ऑलरेडी बैलेंस करेंगे, ठीक है। और आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। ये जो पूरा चैप्टर है मुझे लगता है कि इसके टोटल 5 लेक्चर्स बनेंगे, है ना, 25 to 30 मिनट्स के। तो आप लोग उसको देख लिया करें। और अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़िया बढ़िया सा कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।